दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर का क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट जो खरीफ क्रॉप है उस टॉपिक पर एक वीडियो लेक्चर लाया हूं। और इस वीडियो का टॉपिक ये है सब्जेक्ट का जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उत्पत्ति का केंद्र। ये उत्पत्ति का जो केंद्र है ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हर बार पूछा जाता है। कौन कौन से केंद्र हैं, ये उत्पत्ति का केंद्र होता क्या है, इन सभी बातों को आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि ये जो बातें हैं ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाए और पेपर को आप चुटकियों में हल कर दें। और दोस्तों आप लोग के लिए एक विशेष बात बताने वाला हूं कि जो छात्र क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप का कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वो लोग पीडीएफ बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करना होगा। दोस्तों मैं दावा करता हूं कि जो भी छात्र नोट्स खरीदेगा उसके लिए परीक्षा बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो जो छात्र इच्छुक है और चाहते हैं कि अच्छे स्कोर करें पेपर में, तो वो लोग नोट्स ज़रूर खरीद लेना। चलिए फिलहाल वीडियो में टॉपिक पे बात करते हैं और सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति का केंद्र को समझते हैं। और दोस्तों मैं बताऊं तो ये जो वीडियो है ये हिंदी वाले छात्रों के लिए मैं बना रहा हूँ मोस्टली। ठीक है, इसलिए इंग्लिश वाले छात्रों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। ये उत्पत्ति का केंद्र होता क्या है, कौन कौन से उत्पत्ति के केंद्र हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति का केंद्र यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। उत्पत्ति का केंद्र एक शब्द है जिसका उपयोग उस भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जहाँ पौधों का एक विशेष समूह सबसे पहले विकसित हुआ। इसे विविधता का प्राथमिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों उत्पत्ति का केंद्र यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन होता क्या है, तो उत्पत्ति का केंद्र आपके भाषा में बताऊं तो उत्पत्ति का केंद्र उसको कहा जाता है। उत्पत्ति का केंद्र एक शब्द है जिसको इस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, इस बात को इंगित करने के लिए यूज किया जाता है कि किसी पौधों का विशेष समूह का उत्पत्ति सबसे पहले वहीं पे हुआ है। ठीक है, उसको उत्पत्ति का केंद्र कहते हैं। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक जितना अभी तक मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे है उत्पत्ति के केंद्र की अवधारणा सबसे पहले 1920 यानी 1920 के दशक में रूसी वनस्पति शास्त्री निकोलाई वेविलो द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, पौधों के नमूने एकत्र किए और उनका अध्ययन किया और गेहूं, मक्का और आलू जैसी महत्वपूर्ण खाद्य फसलों की उत्पत्ति के कई केंद्रों की पहचान की। अब दोस्तों उत्पत्ति का केंद्र वो होता है जहाँ सबसे पहले पौधे विकसित होते हैं। और ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में किसने शुरुआत किया, किसने बताया उत्पत्ति केंद्रों के बारे में, तो ये निकोलाई रूसी वनस्पति शास्त्री यानी ये रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था निकोलाई वेविलो। इन्होंने ही 1920 के दशक में उत्पत्ति के केंद्रों को पता लगाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने कई सारे देशों का भ्रमण किया और कई सारे सैंपल्स को इकट्ठा किया, पौधे को, नमूने को एकत्र किया और अध्ययन किया। तब जाकर के गेहूं, मक्का और कई खाद्य वाली फसलें जिसको खाया जाता है उसके उत्पत्ति के केंद्र के बारे में पता चल पाया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी आशा करता हूं कि जो छात्र चाहते हैं कि उनका परीक्षा में अच्छा स्कोर बने वो लोग क्रॉप इम्प्रूवमेंट के टोटल पीडीएफ नोट्स मेरे से ले लेंगे। और आपको पीडीएफ नोट्स खरीदने के लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। और आगे उत्पत्ति के केंद्र के पीछे विचार यह है कि किसी विशेष क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थितियां किसी विशेष प्रजाति के विकास या पालतू बनाने के लिए अनुकूल थी। ठीक है, और उत्पत्ति के केंद्र के पीछे का विचार यही है कि जैसे जिस क्षेत्र में जो पौधा उगा उसके लिए वहाँ का वातावरण अनुकूल था, इसीलिए वो पौधा वहाँ पे उगा। इसका कहने का मतलब यही है, इस क्षेत्र ने मिट्टी, जलवायु और अन्य कारकों को आदर्श संयोजन प्रदान किया होगा जिनसे प्रजातियों को पनपने और अपने परिवेश में अनुकूल ढलने की अनुमति दी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष पौधे की प्रजाति के उत्पत्ति केंद्र को समझना संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही कृषि उद्देश्यों के लिए भी। यह वैज्ञानिक और किसानों को किसी प्रजाति के भीतर मौजूद आनुवंशिक विविधता की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिसका उपयोग अधिक लचीली और उत्पादक किस्मों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर उत्पत्ति का केंद्र का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इसका महत्व यही है कि उससे यह पता लग जाता है, ठीक है, उसके आनुवंशिक विविधता के बारे में पता लग जाता है, ठीक है, जिससे कि नई किस्मों को विकास करने में वैज्ञानिकों को मदद मिलता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए पेपर में कि क्या महत्व है उत्पत्ति के केंद्र का, तो उत्पत्ति का केंद्र का यही महत्व है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अतः वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि बहुत मेहनत लगा करके पहले वर्ड में इसको बनाया जाता है आप लोगों के लिए, फिर वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताकि अन्य किस्मों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह हमारे ग्रह समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उन प्राकृतिक आवासों की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों को सूचित कर सकता है जहां ये प्रजातियां उत्पन्न हुई थी। जैव विविधता को भी बरकरार रखने के लिए इसका यूज करते हैं, ताकि पता चल जाए कि किस प्रजाति का उत्पत्ति कहाँ हुआ था, जिससे जैव विविधता जो है वो बायोडाइवर्सिटी है वो कायम रहे। और आगे है, किसी विशेष प्रजाति की उत्पत्ति का केंद्र हमेशा उस स्थान के समान नहीं होता है जहां यह वर्तमान में जंगली में पाया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मोस्टली क्या होता है, उत्पत्ति का केंद्र उसी स्थान को कहते हैं जहाँ पे पौधे जंगली रूप में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है किसी विशेष प्रजाति का उत्पत्ति केंद्र हमेशा उस स्थान के समान नहीं होता है जहाँ यह वर्तमान में जंगली में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह समय के साथ पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बदल जाती है, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बदल गई होंगी, या प्रजातियाँ मनुष्यों द्वारा नए क्षेत्रों में लाई गई होंगी। उदाहरण के लिए सेब की उत्पत्ति, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे मोस्टली यही देखा जाता है कि जो पौधा जहाँ पे जंगली रूप में पाया जाता है उसका उत्पत्ति का केंद्र वहीं मान लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये गलत भी साबित होता है। अब उदाहरण के लिए सेब की उत्पत्ति यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है जहाँ पे पौधे नहीं होते हैं वहाँ से पौधों को दूर से ला करके किसी दूसरे क्षेत्र में लगाया जाता है, जहाँ से वहाँ भी पौधे लगने शुरू हो जाते हैं। और पर्यावरणीय दशा जो है ये हमेशा बदलता रहता है, क्लाइमेट चेंज होता है, और कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पहले जो प्रजाति हुआ करती थी अब वहाँ नहीं होती बल्कि दूसरी जगह होती है। तो इसलिए हमेशा उत्पत्ति का केंद्र वह नहीं होता जहाँ पे पौधे जंगली रूप में पाई जाती है। यहाँ पे उदाहरण के लिए सेब दिया गया है, इसको आगे पढ़ लेते हैं। सेब का उत्पत्ति का केंद्र कजाकिस्तान के पहाड़ों को माना जाता है, लेकिन सेब अब दुनिया कई हिस्सों में उगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अतः अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई सेब का जो उत्पत्ति स्थान है जहाँ पे जंगली रूप में सेब पाए जाते हैं, तो वैसे तो सेब का उत्पत्ति कजाकिस्तान में हुआ था, लेकिन अब दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में उगाए जाने लगा है, ठीक है। पौधों का प्रजनन अब जंगली रिश्तेदारों, संबंधी प्रजातियों और नए जीन को खोजने के लिए फसल के उत्पत्ति पर निर्भर करता है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पौधों के प्रजनन जंगली रिश्तेदारों, संबंधित प्रजातियों के नए जीन को खोजने के लिए पौधों की उत्पत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। आनुवांशिक क्षरण, पारिस्थितिकी और भूमि प्रजातियों को नुकसान के कारण जर्म प्लाज्मा हानि, आवास हानि जैसे वाष्पोत्सर्जन और बढ़ते शहरीकरण से बचने के लिए फसल पौधों की उत्पत्ति का ज्ञान महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि फसल का उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है, यह जानना इसलिए आवश्यक है ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि अब देखिए वो तो उतना ज़मीन बच नहीं पाएगी जितना अभी है, शहरीकरण होगा, ठीक है, पारिस्थितिकी में बदलाव आएगा, आनुवांशिक क्षरण होगा। अतः जब पता लग जाएगा कि किस चीज़ का यानी किस फसल का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है, तो उससे वैज्ञानिकों को नई नई प्रजातियों को विकसित करने में और वातावरणीय दशा के बारे में पता चल पाएगा, तो ये भावी पीढ़ी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। जर्म प्लाज्मा संरक्षण जीन बैंकों और प्राकृतिक आवासों संरक्षण के माध्यम से पूरा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है, जैसे आपने देखा यहाँ पे आनुवांशिक क्षरण, पारिस्थितिकी और भूमि प्रजातियों को नुकसान के कारण जर्म प्लाज्मा, आवास हानि और बढ़ते शहरीकरण से बचने के लिए फसल पौधों की उत्पत्ति का ज्ञान महत्वपूर्ण है। जर्म प्लाज्मा जीन बैंकों मुख्य रूप से बीज संग्रह, लेकिन अब जमे हुए स्टेम खंड भी इसमें शामिल है, और प्राकृतिक आवास क्षरण विशेष रूप से उत्पत्ति के केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को आपके भाषा में बता रहा हूँ, अतः ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे।
और आगे बढ़ते हैं। वे यहाँ से वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेबिलो ने कई सारे सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, ठीक है, जिसको मैं अब बताने वाला हूँ। और हर बार इसे प्रश्न को पूछा जाता है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, इसलिए उन छात्रों के लिए जो छात्र चाहते हैं कि उनका पेपर में अच्छा स्कोर बने, वो लोग मेरे से क्रॉप इम्प्रूवमेंट के कंप्लीट सिलेबस का PDF खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वेबिलो ने 8 मुख्य विविधता केंद्र और 3 सहायक विविधता केंद्र प्रस्तावित किए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए वेबिलो ने कितने विविधता का मुख्य केंद्र दिए, ठीक है, तो मुख्य केंद्र 8 दिए और सहायक केंद्र 3 दिए, ठीक है। अब यहाँ से डिटेल्स में जानते हैं। NI वेबिलो ने 1926 में उत्पत्ति के केंद्रों की अवधारणा पेश की, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1920 के दशक में 1926 में उत्पत्ति केंद्रों की अवधारणा पेश की। उन्होंने 8 प्रमुख विविधता केंद्रों और 3 उप केंद्रों की पहचान की। उन्होंने समानांतर भिन्नता कानून का प्रस्ताव रखा, ठीक है। अब ये क्या है समानांतर भिन्नता का नियम? ये है, क्योंकि इसको बार बार पूछा जाता है, तो समानांतर भिन्नता का नियम यही है। वेबिलो ने सन 1951 में फसल विविधता और उत्पत्ति केंद्रों के अपने अध्ययन के आधार पर समानांतर भिन्नता का अवधारणा या विविधताओं की सजातीय श्रृंखला के कानून को विकसित किया। वेबिलो ने संबंधित प्रजातियों में समान लक्षण की खोज के लिए एक सुराग के रूप में विविधताओं की समजातीय श्रृंखला के सिद्धांत का उपयोग किया, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक समानांतर भिन्नता का जो नियम है, ये वेबिलो ने इसको प्रस्तावित किया था, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है, तो वेबिलो ने फसल विविधता और उत्पत्ति के केंद्रों के अपने अध्ययन के आधार पर समानांतर भिन्नता का अवधारणा या विविधताओं के सजातीय श्रृंखला के कानून को विकसित किया, ठीक है। वेबिलो ने संबंधित प्रजातियों के समान लक्षणों की खोज के लिए एक सुराग के रूप में विविधताओं की समजातीय श्रृंखला का सिद्धांत का उपयोग किया। उन्होंने यह कानून इसलिए बनाया ताकि अगर लक्षण मिल रहे हैं तो उसको समजातीय श्रेणी में रख करके उसके उत्पत्ति का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया, ठीक है। और नेक्स्ट है वेबिलो 8 वेबिलोनियन केंद्र, यानी जो वेबिलो ने 8 केंद्र को प्रस्तावित किया था, ठीक है, मुख्य केंद्र, वो यहाँ से शुरू होते हैं। और ये क्या है, इसको हर बार पूछा जाता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पुरानी दुनिया भी कहलाती है खोज के, ठीक है। तो 1 नंबर पे क्या आता है, जो 8 इन्होंने प्रस्तावित किया, जिसमें से पहला है, फर्स्ट है चीनी केंद्र यानी चाइनीज़ सेंटर, ठीक है। चीन, वहीं चीनी, यहाँ पे खाने वाला चीनी नहीं, चीनी यानी चाइनीज़, जो चीन देश है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो चीनी केंद्र सबसे बड़ा स्वतंत्र केंद्र, जिनमें मध्य और पश्चिमी चीन के पर्वतीय क्षेत्र और निकटवर्ती तराई के क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। चीनी क्षेत्र में क्या है, जिसमें मध्य और पश्चिम चीन के पर्वतीय क्षेत्र और निकटवर्ती तराई क्षेत्र शामिल है। कुल 136 स्थानिक पौधे सूचीबद्ध हैं, जिनमें से कुछ को हम महत्वपूर्ण फसलों के रूप में जानते हैं। जैसे ये जो चीनी केंद्र यानी चाइनीज सेंटर है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, इसमें 136 पौधों का उत्पत्ति का पता लगाया था, किसने? वेबिलो ने, ठीक है। वेबिलो ने कहा कि 136 यानी 136 जो प्लांट्स हैं जिनका ओरिजिन चाइनीज सेंटर में हुआ था, ठीक है, जिनमें से कुछ को हम महत्वपूर्ण फसलों के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैसे चावल, ठीक है, वेबिलो के अनुसार जो चावल है यानी धान जो है उसका भी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? चाइनीज सेंटर है, ठीक है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, दूसरा है भारतीय केंद्र, ठीक है, भारतीय केंद्र दूसरा है। इस केंद्र में दो उपकेंद्र हैं, जैसे भारतीय जो केंद्र है, ठीक है, उत्पत्ति का, उसको भी 2 उपकेंद्र है। प्रथम क्या है? पहला है हिंदुस्तान, ठीक है, मुख्य केंद्र हिंदुस्तान, असम और बर्मा शामिल है, जिसमें हिंदुस्तान जो है वो उसमें असम और बर्मा शामिल है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत शामिल नहीं है, ठीक है। जो भारतीय केंद्र है उसका भी 2 भाग है, जिसमें पहला है हिंदुस्तान, ठीक है, जिसमें असम और बर्मा शामिल है, लेकिन वहीं बात करें उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत शामिल नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में 117 पौधों को स्थानिक माना गया है। अगर बात करें तो जो मुख्य केंद्र हिंदुस्तान है भारत का, इसमें कुल 117 पौधों के उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है, यहाँ का माना जाता है, ठीक है, स्थानिक माना जाता है। और नेक्स्ट है भारत का ही है ये बी वाला इंडो मलयन केंद्र, ठीक है, इंडो मलयन केंद्र, इसमें इंडो चीन और मलय द्वीप समूह शामिल है।
55 पौधों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें कई सारे पौधे शामिल हैं जिसको हम लोग जानते भी हैं। तो बात करें तो जो प्रथम प्राथमिक केंद्र है ये भारत का बेबीलोन ने प्रस्तुत किया था। भारतीय केंद्र में पहला है हिंदुस्तान, जिसमें वर्मा और असम शामिल है। और वहीं बात करें इंडो मलयन के तो इसमें चीन और मलय द्वीप समूह शामिल है, जिसमें 55 पौधों को सूचीबद्ध किया गया था। यानी कहा गया था बेबीलोन द्वारा कि इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में कुल 55 पौधों का उत्पत्ति हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य एशियाई क्षेत्र, ठीक है। तो मध्य एशियाई क्षेत्र में बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और कश्मीर, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये उस टाइम का बात है, ठीक है, बहुत पहले की बात है, जिसमें आप इसको अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पश्चिम तियानशान मध्य एशियाई केंद्र में शामिल है, ठीक है। ये मध्य एशियाई केंद्र का बात किया जा रहा है, ठीक है। मध्य एशियाई केंद्र में उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पश्चिम तियानशान मध्य एशियाई केंद्र में शामिल है। इस केंद्र में पौधों की 43 सूची है। निम्न प्रकार के गेहूं भी शामिल है, ठीक है। जो गेहूं का उत्पत्ति है वो मध्य एशियाई क्षेत्र में माना जाता है, ठीक है, बेबीलोन के अनुसार। वैसे तो कई सारे वैज्ञानिकों ने ये जो काम बेबीलोन ने किया, यही काम कई सारे वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन यहाँ पे जो बेबीलोन वाला है ये काफ़ी प्रभावी है, अतः इसी को पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निकटवर्ती निकट पूर्वी केंद्र, ठीक है। निकट पूर्वी केंद्र का बात करें तो इसमें एशिया माइनर का आंतरिक भाग, संपूर्ण ट्रांसकेशिया, ईरान शामिल है, ठीक है। ये जो और है इधर चला आया है, मैं बताता हूँ। इसमें एशिया माइनर का आंतरिक भाग, संपूर्ण ट्रांसकेशिया और ईरान शामिल है। तुर्कमेनिस्तान के ऊंचे इलाके भी इसी में आते हैं। इस क्षेत्र में गेहूं की 9 प्रजातियां सहित 83 प्रजातियां स्थित है। यानी वहाँ पे बात करें निकट पूर्वी क्षेत्र का तो इसमें कुल 83 प्रजातियों का उत्पत्ति माना जाता है, जिसमें गेहूं भी शामिल है, ठीक है। टाइप करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्यसागरीय केंद्र। भूमध्यसागरीय केंद्र, इसमें भूमध्यसागर की सीमाएँ शामिल है। 84 इस क्षेत्र के लिए पौधों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें जैतून और कई खेती वाली सब्जियां और चारा शामिल है। जो भूमध्यसागरीय केंद्र है उत्पत्ति का, ये भूमध्यसागर की सीमाएं शामिल है इसमें, और इसमें इस क्षेत्र में 84 पौधों को उत्पत्ति हुआ माना जाता है, जिसमें जैतून और खेती वाली कई सब्जियां सहित चारा भी शामिल है। और नेक्स्ट है दोस्तों, बात करें छठा का, तो छठा है एबिसिनियन केंद्र। इसमें एबिसिनिया, इरिट्रिया और सोमालीलैंड का हिस्सा शामिल है। इस केंद्र में 38 प्रजातियां सूचीबद्ध थी, गेहूं और जौ से भरपूर। यानी इसमें जो एबिसिनियन क्षेत्र है इसमें गेहूं और जौ का उत्पत्ति भी माना जाता है, ठीक है। इसमें कुल 38 प्रजातियों का उत्पत्ति हुआ था। अब दोस्तों मैं ये सब जो बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मैं ऐसे रट्टा लगा रहा हूँ ताकि मेरा वीडियो चले। देखिए इन सभी का एक ही उद्देश्य है कि जो छात्र भी इस वीडियो को अंत तक या फिर यहाँ तक जहाँ तक मैं बता रहा हूँ उसको देखेगा, उसको समझेगा, तो गारंटी ही वो छात्र कुछ समझेगा, जिसके लिए पेपर में उसको आराम होगा। वो छात्र परीक्षा हॉल में जाकर के पंखे नहीं गिनेगा, बल्कि वो अपना पेपर देगा और वो भी जोशपूर्वक देगा। और जो छात्र चाहते हैं, हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिक्स को तो नहीं कवर करा सकता, लेकिन जो छात्र चाहते हैं कि क्रॉप इंप्रूवमेंट का कंप्लीट सिलेबस कवर कर लें, उसको PDF नोट्स के माध्यम से कवर कराया जाता है हमारे यहाँ। जो छात्र इच्छुक हैं वो लोग PDF नोट खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 8वीं दक्षिण अमेरिकी केंद्र। इसके भी 3 उपकेंद्र हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी केंद्र के भी 3 उपकेंद्र जैसे भारत में था, ठीक है, 2, और दक्षिण अमेरिकी में 3 केंद्र हैं। ए पेरुवियन, इक्वाडोरियन, बोलीवियाई केंद्र, ठीक है। ये पहला केंद्र है ए वाला। इसमें मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र से बना है। ये जो है ये केंद्र है, ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों वाले हैं। पूर्व में मेगालिथिक या प्री इंका सभ्यता का केंद्र है, ठीक है। पूना और सियरा ऊंचाई वाले जिलों के स्थानिक पौधों में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी चिलो सेंटर, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका का, ये ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका का ये दूसरा यानी बी वाला सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जिसको चिलो सेंटर कहा जाता है। तो दक्षिणी चिली के तट के पास जो भी क्षेत्र आते हैं, इस क्षेत्र को चिलो सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो भी पौधों का उत्पत्ति हुआ उसको चिलो सेंटर के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी ब्राजीलियाई या
परागवेयन केंद्र, ठीक है। तो ये जो केंद्र है ये अमेरिका का ही उपकेंद्र है, जो बर्जिलियाई और परागवेयन केंद्र है, ठीक है। और दोस्तों मैंने 8 केंद्र आपको बताया, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, लंबा है लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं अब सूक्ष्म केंद्र क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया मोटे तौर पे, ये जो वेबिलो ने प्रस्तुत किया था 8 केंद्रों को, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म केंद्र यानी उत्पत्ति का जो सूक्ष्म केंद्र है वो इस प्रकार है, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। सूक्ष्म केंद्र यहाँ पे है, विविधता के केंद्रों के भीतर छोटे क्षेत्र जबरदस्त आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं। कुछ फसल पौधों की विविधता, इन क्षेत्रों को सूक्ष्म केंद्र कहा जाता है। जैसे विविधता के केंद्रों के भीतर छोटे क्षेत्र जो जबरदस्त आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं, कुछ फसल पौधे की विविधता इसमें शामिल है, इन क्षेत्रों को सूक्ष्म केंद्र कहा जाता है। माइक्रो सेंटर मूल्यवान पौधों के रूपों को एकत्र करने और उनके विकास का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। खेती की गई प्रजातियां जो भी हैं, इसको भी सूक्ष्म केंद्रों के अंतर्गत ही रखा जाता है। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यहीं समाप्त होने वाला है। अतः जो छात्र को कंप्लीट PDF नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, BS एग्रीकल्चर किसी भी सेमेस्टर का, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।